देवर हर रात मुझे मजबूर करता तो मैं इनकार कर देती कि अपनी जवानी संभाल कर रखो, तुम्हारी बीवी के काम आएगी। मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ, लेकिन मेरा देवर बस जिद था कि भाभी बस एक दिन। गौर करने पर पता चला कि मेरा देवर इतना बच्चा भी नहीं था जितना मैं समझ रही थी। उस रात मेरे देवर ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा तो मैं इनकार ना कर सकी और एक शर्त पर राज़ी हो गई कि मेरे कपड़े तुम। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा की वफ़ात के बाद घर में जब मज़ीद गुर्बत ने डेरे डाल दिए तो मुझे मजबूरन घर से निकलकर काम करना पड़ा ताकि चंद पैसे हाथ में आ जाएं। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटे मोटे काम करती थी। एक दिन रिक्शे में जाते हुए मुझे एक औरत मिली और नॉर्मल सी बातचीत के बाद उसने मुझे बताया कि वो और उसकी बेटियां चूड़ियां बनाती हैं और फिर उनको बाज़ार में बेच देती हैं। उसने मेरे घर के हालात देखकर मुझे भी अपने साथ काम करने की ऑफ़र दी, जिसे मैंने फ़ौरन कबूल कर लिया क्योंकि मुझे काम की अशद ज़रूरत थी और वह रहती भी मेरे घर के करीब ही थी। अगले दिन सुबह सवेरे मैं उसके घर चली गई तो वह औरत और उसकी बेटी और बहू चूड़ियाँ बना रही थी और साथ में काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो काफ़ी काम करती हैं। मुझे थोड़ा सा समझाकर वो तीनों अपने अपने काम में लग गईं और मैं गौर से उनको देखती रही। कुछ टाइम लगा, लेकिन मुझे काम की समझ आ गई। वो तीनों बहुत लगन से काम करती थी। मैं उनके अखलाक से भी बहुत मुतासर हुई, लेकिन यहाँ वही हिसाब था। 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। वो जो शुरू में इतनी अच्छी बन रही थी, कुछ वक्त के बाद अजीब रवैया रखने लगी। मुझसे जितना काम लिया जाता उसका आधा मुझे देते। मैं ये महसूस कर रही थी कि उनका रवैया खींचा खींचा सा है, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत न कर पाई। एक मजबूर इंसान को कोई बात करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है, और मैं उस वक्त वैसे ही मजबूर थी। एक दिन जब मैं उनके घर गई तो कमरे में से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थीं। मैं खामोशी से बैठकर काम करने लगी। तभी वह औरत कमरे से निकली और मेरा बाजू पकड़कर मुझे घर से बाहर धकेलने लगी। मुझे समझ ही ना आई कि क्या हो रहा है, और इस तरह इंसल्ट पर मैं घबरा गई। उसके साथ ही मैं गुस्से में भी आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, पीछे से उसका बेटा आया और मेरा हाथ छुड़वाकर हमारे दरमियान आ गया और मुझे घर से जाने का कहने लगा। मैं जैसे ही पलटी तो मुझे उस औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक़ है इन बातों से, मगर मैंने तब खामोशी से आ जाना ही मुनासिब समझा। मैं फिर दोबारा उनके घर ना गई। इतनी जिल्लत से मुझे दुख हो रहा था। 2 दिन बाद उस औरत का बेटा हमारे घर आ गया। मैं तब घर में मौजूद नहीं थी, मगर वो अम्मा से मिलकर चला गया। मेरे आने पर अम्मा ने बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने उनके घर के हालात बता दिए। अम्मा भी काफ़ी परेशान हो गई और रिश्ता ना करने का फ़ैसला कर लिया। उस औरत का बेटा, जिसका नाम फैसल था, अब आए दिन हमारे घर आ जाता और अम्मा से शादी की रजामंदी मांगता। आखिर में यतीम थी, अम्मा कब तक इनकार करती। ऐसे इंसान को जो ना जहेज मांग रहा था और ना ही कुछ और अम्मा के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वह मुझसे मोहब्बत करता था, जिसका सबूत उसने कई बार दिया और अपने घर वालों से भी लड़ाई की। उसके घर वाले इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे। खैर, मैं भी उसकी मोहब्बत में मुतासर हो गई और उससे शादी का फ़ैसला कर लिया। हमारी सादगी से शादी हुई और वह मुझे अपने घर ले गया। जैसा कि उसके घर वाले राज़ी नहीं थे, तो किसी ने हमारा वेलकम ना किया और खामोशी से अपने कामों में लगे रहे। फैसल मुझे एक कमरे में ले गए जहाँ कुछ टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ था। वो कमरा बहुत बुरी हालत में था। मुझे वहाँ बिठाकर वो बाहर चले गए। मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था, लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में खुश आमदीद भी ना किया गया। उल्टा मुझ पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। फैसल का घर बहुत छोटा सा था। उन्होंने 1-2 महीना पहले ही एक छोटे से इलाके में थोड़ी सी ज़मीन लेकर बनाया था, लेकिन उसके कमरों के ना तो दरवाजे थे, ना ही तो घर का कोई गेट था। हल्के से कपड़े के पर्दे लटकाए गए थे। मुझे शुरू में तो बहुत डर लगता था कि इतना गैर महफूज घर है जिसका गेट तक नहीं है, कोई भी किसी भी टाइम अंदर आ सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे डर में कमी आ गई। हर चीज़ के बावजूद फैसल मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझे कोई काम भी ना करने देते थे। ये सब देखकर उनके घर वाले अंदर ही अंदर कुटते रहते, लेकिन कुछ बोलते ना, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी किसी ने भी ना तो मुझे बुलाया और ना ही फैसल से बात की। फैसल अक्सर मुझे समझाते कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय सब बिगड़ता चला गया।
हमारी फैसल के घर वालों से बोल चाल तो बंद थी, लेकिन आते जाते उनके घर की औरतें मुझे तरह तरह की बातें सुनाती, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाती। कोई भी नहीं था जिससे मैं कुछ शेयर कर लेती। फैसल भी काम के सिलसिले में सुबह जाते और रात को आते थे, और रात को जब हम दोनों सुकून से बैठकर बातें करने लगते तो फैसल का छोटा भाई यानी कि मेरा देवर, जो कि रिक्शा चलाता था और रात को रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर लेता और उसमें इतनी ऊँची आवाज़ में अजीबोगरीब गाने लगाता कि कमरे में बैठे लोगों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई ना देती। मैं उसकी इस आदत से बहुत चिढ़ थी, जबकि वो सब हमें तंग करके खुश होते थे। एक बार मैंने फैसल को कहा कि उनको मना कर दें, और वो मना करने गए, लेकिन आगे से सारे घर वाले उठकर उन्हें मारने के लिए लिपके। मैं ये देखकर बहुत डर गई और फैसल को फ़ौरन अलग करके कमरे में ले आई। उस दिन के बाद से मैंने फैसल को कभी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उनके घर वालों का जानवरों का जैसा सलूक देखकर मैं नहीं चाहती थी कि फैसल को कुछ हो। कहने को तो मैं अपने शौहर के घर में थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने हमारी ज़िंदगी अजीब बना रखी थी। मैं खूबसूरत थी, जिसकी वजह से मेरी जेठानी अक्सर मुझसे जलती। उन्होंने अपने पड़ोस में भी मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैलाई हुई थी कि उसका अंदाज़ मुझे तब हुआ जब एक दिन मैंने मिलाद करवाया और चावल देने पड़ोस में गई। कुछ देर वहाँ बैठकर बातें करके मुझे इतना रोना आया कि वहाँ बैठे बैठे मैंने रोना शुरू कर दिया। पड़ोसन ये सब देखकर मुझे तसल्ली देने लगी। फिर मेरा उनके घर आना जाना शुरू हो गया, और वो भी अक्सर मेरे पास आकर बैठी रहती। ये बात मेरी सास को पसंद न आई और हमारे पड़ोसियों से बिलावजह लड़ने लग गई, जिससे उन्होंने हमारे घर आना बंद कर दिया। मुझे उस तरह के रवैये की आदत नहीं थी, और मेरी माँ ने मुझे सुलह सफाई से रहने का ही दर्स दिया था। मैं एक दिन अपनी सास के पास गई और सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा मेरे बरअक्स निकला, और मेरी सास, नंद और जेठानी तीनों ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। मैं खामोशी से सुनती रही। तभी ऊपर से फैसल आ गए और ये सब देख लिया। फैसल ने मुझे आइंदा उनके पास जाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर को चेक करवाने से पता चला मैं उम्मीद से हूँ। फैसल ये सुनकर बहुत खुश हुए और मिठाई लेकर अपनी अम्मी के पास गए, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को नाजायज़ कहकर मिठाई का डिब्बा फेंक दिया, जिससे मैं और फैसल बहुत दुखी हुए। फैसल को तब एहसास हो गया कि उनके घर वाले उनके साथ मुखलिस नहीं हैं और ना ही कुछ देख सकते हैं। वो मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आए ताकि मेरा अच्छे से ध्यान रखा जाए, लेकिन वहाँ मेरी भाभी मेरे ससुराल की कसर पूरी कर रही थी। अम्मा तो कुछ बोल ही ना पाती। तंग आकर मैंने फैसल को वापस घर ले जाने का कहा। अब खर्चे ज़्यादा होते जा रहे थे। मेरी दवाइयों और खाने पीने का खर्चा इतना हो जाता कि फैसल की छोटी सी नौकरी से पूरा ना होता। मैंने सोचा पार्लर का थोड़ा बहुत काम तो आता है, क्यों ना घर के एक कमरे में पार्लर बना लूं और साथ में सिलाई शुरू कर दूं। नौकरी की तलाश में एक पार्लर में सफाई का काम करते काफ़ी चीज़ों का पता लग गया था। फैसल रात को आए तो उनसे मशवरा लिया। वो बहुत खुश हुए कि इस तरह मैं मसरूफ़ भी हो जाऊँगी। अगले दिन हमारे कमरे के सामने वाले कमरे में पार्लर की सेटिंग के दौरान मेरे जेठ आ गए और उन्होंने उसकी इजाज़त न दी। इस बात पे काफ़ी देर बहस हुई और लड़ाई होती रही। आखिर घर के हिस्से कर दिए गए और हमें एक हिस्सा दे दिया गया, जिसमें एक कमरे और थोड़ा सा बरामदे का हिस्सा था। हमने कमरे के आगे वाले बरामदे में छोटा सा पार्लर बना लिया, जहाँ मोहल्ले की औरतें आ सकती थीं। अगले दिन फैसल कुछ पोस्टर लिए आए ताकि पार्लर वाले की लुक आ जाए। इस तरह कुछ महीने हमारा पार्लर ऐसे ही चलता रहा और उससे इतना खर्चा निकल आता कि हमारे एक्स्ट्रा खर्चे पूरे हो जाते। मैं एक बेटी की माँ बन चुकी थी, जिसका नाम हमने महक रखा।